प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा BA द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं और आज के हमारे अध्ययन का टॉपिक है शक्तियों का पृथक्करण। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को व्यवहार में अपनाया गया है। अगर हम शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने दिया था अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में। उन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर सुरक्षित रखना है तो शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। यानी वो ये कहते थे कि शक्ति मुख्य रूप से 3 प्रकार की शक्तियां हैं: कानून निर्माण संबंधी, कानून क्रियान्वयन संबंधी और न्याय निर्णय संबंधी। अगर ये तीनों शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास होंगी, एक संस्था के पास होगी, तो वो संस्था निरंकुश हो जाएगी, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाएगी और नागरिक स्वतंत्रताओं के सामने खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया और ये कहा कि कानून निर्माण संबंधी, कानून को लागू करने संबंधी और न्याय निर्णय करने वाली शक्तियां अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग संस्थाओं के पास होनी चाहिए। हम इसे यूं कह सकते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के काम करने वाले व्यक्ति अलग अलग होने चाहिए। ये एक ही व्यक्ति इन तीनों अंगों का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो हम अमेरिका के संविधान के संदर्भ में देखें तो वहां शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को व्यवहार में अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संविधान द्वारा ही इनकी शक्तियों का वर्णन कर दिया जाता है और एक अंग दूसरे अंग की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, दूसरे के अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। व्यवस्थापिका अपना कानून निर्माण संबंधी कार्य करे, कार्यपालिका अपना कानून क्रियान्वयन संबंधी काम करे और न्यायपालिका अपने न्याय निर्णय संबंधी कार्य करे। तीनों ही कार्य किसी दूसरे अंग द्वारा नहीं किए जाने चाहिए, सिर्फ अपने अपने कार्य करे। ओग और रे ने कहा है, अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण तथा संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति विभाजन सिद्धांत है। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान का एक आधारभूत लक्षण है, आधारभूत विशेषता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत द्वारा ही हमें पता चलता है कि सरकार के इन 3 अंगों के बीच में किस प्रकार का संबंध होगा। अमेरिकी संविधान निर्माताओं पर शक्ति विभाजन सिद्धांत का प्रभाव, यानी शक्ति विभाजन सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, उसका प्रभाव अमेरिका के संविधान निर्माताओं पर क्यों पड़ा, क्यों उन्होंने इस चीज को जरूरी समझा। पहला उद्देश्य तो उनका था नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने हेतु कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि कोई भी शक्ति का निरंकुश प्रयोग नहीं कर सके। पहला इसलिए प्रयास उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को इसलिए बढ़ावा दिया कि उन्होंने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। इसमें संघ सरकार की शक्तियां अलग बता दी गई और राज्य सरकारों की अलग बता दी गई और संघीय शासन की सुरक्षा के लिए भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की शक्तियों को व्यवस्थित करना जरूरी था। मूल अधिकारों की व्यवस्था द्वारा भी उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं को मजबूत किया और अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को व्यवहार में और गहराई से लागू कर दिया। मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है उससे अमेरिका के संविधान निर्माताओं को निरंतर प्रेरणा मिलती रही। इसीलिए मेडिसन ने कहा है, हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। मेडिसन ने फेडरलिस्ट पत्रिका में कहा था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वह एक व्यक्ति हो, थोड़े व्यक्ति हो या अधिक व्यक्ति हो, और चाहे वंशानुगत हो या सौतन युक्त हो या निर्वाचित हो, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। यानी मेडिसन का यह मानना था कि सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनमें काम करने वाला एक व्यक्ति हो या कुछ व्यक्तियों का समूह या बहुत सारे व्यक्तियों का हो और सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह या बहुत सारे व्यक्तियों के पास आ गई तो वो एक अत्याचारी शासन में बदल जाएगा। इसी धारणा को लेकर के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण की कहानी को आगे बढ़ाया। अमेरिका के संविधान में
कौन कौन से प्रावधान हैं जिनसे हमें पता चलता है कि शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को व्यवहार में अपनाया गया है। तो हम अमेरिका के संविधान को पढ़ते हैं तो औपचारिक रूप से कहीं नहीं लगता कि शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को सिद्धांत रूप में वहां अपनाया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संविधान को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि वो प्रथम 3 अनुच्छेद ही ऐसे हैं जिनसे ये तय हो जाता है कि अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 1 के खंड 1 में लिखा गया है कि समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी। समस्त व्यवस्थापन यानी कानून निर्माण संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित होगी। कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका या विधानमंडल को कहा जाता है जिसका काम है कानून निर्माण करना। और व्यवस्थापिका या अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं, पहला है प्रतिनिधि सदन, दूसरा है सीनेट। प्रतिनिधि सदन है उसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष है, सीनेट के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। तो जो कानून निर्माण संबंधी शक्तियां हैं, व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां कांग्रेस को सौंपता है अनुच्छेद 1 का खंड 1। अनुच्छेद 2 का खंड 1 समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, यानी संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ की, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। उन समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा और अपने सहायकों द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 3 के खंड 1 में कहा गया है कि न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और उन अधीनस्थ अदालतों में निहित होगी जो समय समय पर कांग्रेस द्वारा स्थापित की जाएगी और नियुक्त की जाएंगी। तो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 1, अनुच्छेद 2 के खंड 1 और अनुच्छेद 3 के खंड 1 को पढ़ने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू है, यानी कानून निर्माण संबंधी शक्तियां कांग्रेस के पास है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास हैं, और न्याय संबंधी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों के पास है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जिसने अमेरिका के संविधान में को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार के इन तीनों अंगों के परस्पर संबंधों को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित करने के लिए बनाए हैं। तो हम देखते हैं कि शासन या सरकार के 3 अंगों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का जो चयन है, चुनाव है, उसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। व्यवस्थापिका कांग्रेस की देखते हैं तो कांग्रेस के प्रतिनिधि सदन है उसका चुनाव होता है, सीनेट का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो मनोनयन द्वारा होती है। दूसरे, शासन के ही एक अंग की सदस्यता प्राप्त करने का प्रावधान है, यानी सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब कोई व्यक्ति किसी अंग का सदस्य है तो वो दूसरे अंग की सदस्यता नहीं ले सकता। अगर सदस्यता लेता है तो उसने पहले अंग से अपने त्यागपत्र देना पड़ेगा। हम यूं कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका के कांग्रेस के प्रतिनिधि सदन और सीनेट का कोई सदस्य है और वो राष्ट्रपति का सदस्य बनना चाह रहा है तो उसको पहले उन पदों से त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसके बाद उसकी सदस्यता ले सकता है। अगर या न्यायाधीश नियुक्त हुआ है तो पहले वाले सदस्य उनकी छोड़नी पड़ेगी, त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक ही टाइम में, एक ही समय में 2 अंगों की सदस्यता नहीं प्राप्त की जा सकती। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री भी होता है कार्यपालिका के तहत और वो किसी न किसी सदन का सदस्य भी होता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान इस प्रकार की इजाजत नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहां शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। कार्यपालिका अपना काम करेगी, व्यवस्थापिका अपना करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। तीसरी बात यह है सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता, यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को हम देखें व्यवहार में तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उनका कार्यकाल भी अलग अलग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। हर 4 वर्ष बाद अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुन करके नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। कांग्रेस या व्यवस्थापिका की बात करें तो उसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है और सीनेट का कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। अगर सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के सदस्यों की बात करें, न्यायाधीशों की बात करें तो उनका कार्यकाल जीवन पर्यंत रहता है। एक बार पद ग्रहण कर लिया तो वो अपने जीवन पर्यंत उस पद पर रहेंगे, केवल महाभियोग द्वारा ही उनको समय से पूर्व हटाया जा सकता है। अगर
कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता, विविध अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता, यानी सरकार के विभिन्न अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो उत्तरदायित्व है उसमें भी भिन्नता है, अलग अलग है। राष्ट्रपति है प्रांत देश के लिए उत्तरदायी है, प्रतिनिधि सभा का सदस्य है अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है, और सीनेट का सदस्य है वो संपूर्ण राज्य या अपने प्रांत के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार न्यायपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी है। तो ये आज हमने पढ़ा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और उसका सिद्धांत और व्यवहार में वहाँ प्रयोग। धन्यवाद।